जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त सम्राट और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ भारतीय संविधान और राजव्यवस्था। राजव्यवस्था की इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बार मैं फिर से हाजिर हूं। साथियों, पिछली क्लास में हमने भारतीय संसद चैप्टर शुरू किया था। उसमें हमने संसद के महत्वपूर्ण सदन और संसद के महत्वपूर्ण अंगों को डिस्कस किया था। हमने उसमें राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा को डिस्कस किया था, जबकि राष्ट्रपति को हम राष्ट्रपति वाले टॉपिक में डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। वहाँ जितनी हमें आवश्यकता थी राष्ट्रपति के बारे में बताने की, मैंने आपको बताया था। और मोस्टली हमने राज्यसभा और लोकसभा को ही ज़्यादा डिस्कस किया था। हमने राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, ठीक है, उनकी अहर्ताएँ, उनकी सदन में नियुक्ति की या सदन का सदस्य बनने के लिए आयु, इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया था। और वर्तमान में दोनों सदनों में कितने सदस्य हैं और अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, इन चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने सारी चीज़ों को क्लियर भी कर लिया होगा। नेक्स्ट आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संसद के अधिकारी। इस टॉपिक को हम आज पढ़ने वाले हैं। संसद में कुछ अधिकारी भी होते हैं। अधिकारी का मतलब जैसे आप देख रहे होंगे सभापति, उपसभापति और महासचिव, ये राज्यसभा के अधिकारी होते हैं। ऐसे ही लोकसभा में होते हैं। तो सभापति को हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। सभापति यानी जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति भी होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको उपराष्ट्रपति वाले टॉपिक में काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज हम थोड़ा थोड़ा और डिटेल में इनको पढ़ेंगे, उपसभापति और मोस्टली महासचिव को, कि राज्यसभा में एक महासचिव भी होता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। आपने ये तो देख लिया होगा राज्यसभा के अधिकारियों में कौन कौन आते हैं। सभापति यानी उपराष्ट्रपति, उपसभापति और महासचिव, ठीक है। यानी संविधान का जो अनुच्छेद 98 है वो हमारे संसद के सचिवालय से संबंधित है। सचिवालय यानी उसमें महासचिव, ऐसे ही महासचिव लोकसभा में भी होता है और एक राज्यसभा में भी महासचिव होता है। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आज हम सभापति को डिस्कस करेंगे। इसमें अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। यानी ये इस चीज़ को हमने बहुत पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति भी होता है, ठीक है। यानी अगर मैं इसको एक बार और दूसरी लैंग्वेज में बताना चाहूँ, यानी राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है, जिसको हम पीठासीन अधिकारी बोलते हैं, वो सभापति ही होता है, ठीक है। तो ये संविधान के अनुच्छेद 89 में स्पष्ट किया गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी एक्स ऑफिसियो होता है राज्यसभा का। आगे मैं इसके कार्यकाल की बात करता हूँ। तो जो भी कार्यकाल होगा सभापति का वो 5 वर्ष का होता है। जो राज्यसभा का सभापति होगा उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। लेकिन जो उपसभापति होता है, जो उपसभापति होगा, उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और जो सभापति यानी उपराष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। आगे अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो जो सभापति होता है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। यानी जो सभापति होगा वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। अगर मैं इनडायरेक्टली यहाँ देखूँ तो ये सभापति जो होता है कौन होता है, वो उपराष्ट्रपति ही होता है। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का सभापति बोलते हैं। जैसे राज्यसभा हम पढ़ते हैं तो वहाँ उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करता हुआ नजर आता है। आगे मैं बात करता हूँ, जो उपसभापति होगा वो अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। यानी उपसभापति सभापति को त्यागपत्र देगा और सभापति राष्ट्रपति को देगा। यहाँ हम सभापति और उपसभापति को मिक्स करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो उपसभापति है उससे एग्जाम में क्वेश्चन ना के बराबर बनता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको मैं यहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ, अलग से उस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। आगे अगर मैं बात करता हूँ, ये सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति उसके पद पर कार्य करता है। अगर सभापति किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं है, वो कोई भी कारण हो सकते हैं, जैसे खराब स्वास्थ्य, विदेशी दौरा या त्यागपत्र की स्थिति में, ठीक है, अन्य और भी कारण हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में जो है उपसभापति उसके पद पर कार्य करता है। उम्मीद है बात एकदम से क्लियर हो रही होगी। आगे बात करते हैं, उपसभापति सभापति के अधीन नहीं होता है, इसको ध्यान रखना। जो भी वाइस प्रेसिडेंट यानी वाइस जो हमारा उपसभापति होता है, ठीक है, वो सभापति के अधीन नहीं होता है, वह सीधे राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, जो भी अध्यक्ष यानी इसको यहाँ प्रेसिडेंट ही बोल सकते हैं। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो उपाध्यक्ष होता है, ठीक है, वो सभापति के अधीन नहीं होता है, वह सीधे राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। इस बात को ध्यान रखना। आगे अगर मैं बात करता हूँ, सभापति और उपसभापति दोनों निर्णायक मत का ही प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। यानी ये सदन में वोट देने का इनको अधिकार नहीं है, ना तो सभापति को और ना ही उपसभापति को।
ठीक है। तो ये अपने वोट का प्रयोग कब करते हैं? निर्णायक मत देते हैं, यानी अगर सभापति यानी किसी विधेयक को लेकर सदन में दोनों तरफ बराबर मत पड़ जाते हैं, दोनों तरफ बराबर मत पड़ जाते हैं, तब ये क्या करेंगे? निर्णायक मत का अपना प्रयोग करेंगे। जिस साइड भी ये अपना मत डाल देंगे तो जो प्रस्ताव है उस तरफ झुक जाएगा, ठीक है। उनके वोट ज़्यादा हो जाएंगे, तो तभी अपने वोट का प्रयोग करते हैं जब टाई की स्थिति हो जाती है, ठीक है। जैसे मैच टाई हो जाता है, तो ऐसे ही जब टाई की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है तब ये लोग अपने मत का जो है प्रयोग करते हैं। उम्मीद है बात को आपने अच्छे से समझा होगा। आगे अगर मैं बात करता हूँ महासचिव की, ठीक है, जो संसद का महासचिव होता है, यानी जैसे राज्यसभा का महासचिव है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी भाई आज नया जुड़ा है चैनल पर, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट भी करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। और चैनल पर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है पॉलिटी की, मैं पूरा संविधान आपको कंप्लीट करवाऊंगा, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। उसके बाद ही हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को की तरफ जाएंगे। पहले हम पॉलिटी को कंप्लीट पढ़ेंगे। आपके जो भी डाउट हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है संविधान को लेकर, राज्य व्यवस्था को लेकर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे सारे वीडियो 1 बाय 1 करके देख लोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके जो सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे काफ़ी हद तक, ठीक है। तो जैसा आपको पता होगा, नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस का आने वाला है इसी मंथ, और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का भी जो है वो डेटा जारी हो गया है, और उसकी जो भर्तियां हैं नवंबर में शायद आ सकती हैं कांस्टेबल की। तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है उत्तर प्रदेश स्पेशल यूपी जीके। तो मैं क्या काम करता हूँ, अब पॉलिटी जैसी ख़त्म हो जाएगी तो मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास आपके लिए लेकर आऊँगा। तो वहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैं आपको करवाऊँगा, जो आपके एग्जाम में बेहद ही कारगर सिद्ध होने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आगे महासचिव के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। महासचिव जो होता है, इनकी नियुक्ति राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाती है। महासचिव की नियुक्ति जो होगी वो राज्यसभा के सभापति, यानी महासचिव की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति। और सभापति कौन होता है? सभापति होते हैं भारत के वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। तो इनकी नियुक्ति कौन करेंगे? सभापति करेंगे राज्यसभा के, यानी उपराष्ट्रपति, इनके द्वारा की जाती है। आगे पद की बात करें तो इनका पद भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के समकक्ष होता है। जो महासचिव होगा, जो भारत सरकार का कैबिनेट सचिव होता है, उसके बराबर इनका पद होता है। जो देश का सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक होता है, तो उसके समान जो है इनका पद माना जाता है। इनकी क्या भूमिका है, क्या इनका कार्य है? तो ये राज्यसभा सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं और सदन के रिकॉर्ड के संरक्षक भी होते हैं, यानी सदन के रिकॉर्ड के संरक्षक भी कहलाते हैं। सदन में जो भी कार्यवाही होती है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड जो है इन्हीं के पास होता है, और उसके संरक्षक भी ये कहे जाते हैं। आगे अगर मैं बात करता हूँ, वे संसदीय मामलों पर सलाह देने के लिए सभापति और पीठासीन अधिकारियों के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। ये महासचिव का कार्य है, ठीक है। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। और इनका काम क्या है? वे राज्यसभा के कामकाज से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार करते हैं, जैसे कार्यसूची बनाना और बुलेटिन तैयार करना, ठीक है, ये इनका कार्य है। आगे बात करते हैं, वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं, यानी ये जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो चुनाव होते हैं तो उनके निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी ये कार्य करते हैं। तो ये इनके मुख्य कार्य हो गए जो राज्यसभा के महासचिव होते हैं। उम्मीद है बात एकदम से क्लियर हो रही होगी। आगे मैं बात कर लेता हूँ लोकसभा के अधिकारियों की। तो लोकसभा के जो अधिकारी होते हैं उनमें सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर की, फिर स्पीकर, उपाध्यक्ष और महासचिव, ठीक है। सेम जैसे राज्यसभा में था, ये तीनों चीज़ें यहाँ भी सेम है, लेकिन यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर जो है वो एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है। तो इनकी नियुक्ति क्यों की जाती है, क्या इनका कार्य है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर की। हिंदी में प्रोटेम स्पीकर का अर्थ है अस्थायी अध्यक्ष, हिंदी में इसको बोलते हैं अस्थायी अध्यक्ष। प्रोटेम जो है वो लैटिन भाषा का शब्द प्रो टेम्पोर से लिया गया है, ठीक है, तो जिसका मतलब होता है कुछ समय के लिए, यानी कुछ ही समय के लिए इसका मतलब होता है। यह एक अस्थायी पद होता है जिसकी नियुक्ति लोकसभा या राज्य विधानसभाओं में तब की जाती है जब स्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाता है। तो जो प्रोटेम स्पीकर है ये कब नियुक्त किए जाते हैं? जैसे ही राज्यसभा चुनकर आती है, ठीक है, राज्यसभा का नया सेशन शुरू होता है या लोकसभा का नया सेशन शुरू होता है, ये लोकसभा या विधानसभाओं में ही चुने जाते हैं। तो जैसे ही लोकसभा का जो नया सेशन शुरू होता है तो जो सदस्य चुनकर आते हैं
तो कुछ समय के लिए सदन में से एक वरिष्ठ व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर चुन लिया जाता है। कितने समय के लिए? कि जब तक कि कोई हमारा स्थायी अध्यक्ष शपथ ग्रहण ना कर ले तब तक प्रोटेम स्पीकर ही सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। आगे बात कर लेते हैं इसमें। आमतौर पर सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। सबसे वरिष्ठ सदस्य, अच्छा वरिष्ठ सदस्य से मतलब यहाँ किसी वृद्ध व्यक्ति से नहीं है, किसी बूढ़े व्यक्ति से नहीं है। वरिष्ठ सदस्य का मतलब ये होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो सदन में सबसे ज़्यादा बार चुन कर आया हो अभी तक, ठीक है। यानी कोई 2 बार सांसद बन गया, कोई 3 बार बन गया था, कोई 4 बार, तो ऐसे व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है जिसको ज़्यादा अनुभव होता है, ठीक है। तो उसका मतलब वरिष्ठ सदस्य, ना कि कोई वृद्ध व्यक्ति। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे मैं बात कर लेता हूँ उनके मुख्य कार्यों की। तो उनका मुख्य कार्य क्या है? जो नव निर्वाचित सांसद या विधायक होते हैं उनको पद की शपथ ये दिलाते हैं, ठीक है। दूसरा कार्य, स्थायी अध्यक्ष के चुनाव होने तक सदन की पहली बैठक की अध्यक्षता ये करते हैं। तो इनके ये मुख्य कार्य हो गए। आगे बात कर लेते हैं स्पीकर की। तो लोकसभा अध्यक्ष की हम बात कर लेते हैं। जो लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियों में लोकसभा सत्रों की अध्यक्षता करना है, यानी लोकसभा अध्यक्ष जो होता है इसके कार्य और शक्तियों में सबसे पहले बात करें तो ये क्या करता है? जो लोकसभा के सेशन होते हैं उनकी अध्यक्षता करने का काम कौन करते हैं? स्पीकर करते हैं। और उनका क्या कार्य है? सदन में व्यवस्था बनाए रखना, धन विधेयक पर निर्णय लेना, ठीक है। ये बड़ा बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इनके पास एक बेहद इंपॉर्टेंट पावर है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय केवल और केवल लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, यानी स्पीकर करता है। अन्य कोई भी व्यक्ति इसका जो है निरीक्षण नहीं कर सकता है, ठीक है। निर्णय लेने का काम किसका है? केवल स्पीकर का। इस पर आगे बात करते हैं। सदस्यों को बोलने की अनुमति देना और समितियों के कामकाज का निर्देशन तैयार करना, ये इनके मुख्य कार्य हो गए स्पीकर के। आगे बात करते हैं। वह सदन का प्रमुख प्रवक्ता होता है। वह सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। आगे, वह दल बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। दल बदल का मतलब है दल बदल, कुछ लोग दल बदलू होते हैं, ठीक है। यानी एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं पैसे लेकर या अन्य किसी कारण से। तो दल बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का काम किसका होता है? सभापति का, यानी स्पीकर का, सदन के अध्यक्ष का। और निर्णायक मत देकर गतिरोध को हल करते हैं। निर्णायक मत का मतलब है जैसे ही टाई की स्थिति आ जाती है किसी विधेयक पर तो तब ये अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा ये अपने मत का प्रयोग नहीं करते। आगे हम बात कर लेते हैं। वह यह प्रमाणित करने का अंतिम निर्णय लेते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, जो कि एक निर्णायक अधिकार है, ठीक है। इनके पास ये एक निर्णायक अधिकार है। तो ये कौन वेरीफाई करेगा? ये केवल और केवल स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष ही उसको प्रमाणित करता है किसी विधेयक को धन विधेयक होना है या नहीं। आगे बात कर लेते हैं हम लोकसभा महासचिव की, ठीक है। महासचिव जैसे हमने राज्यसभा में पढ़ा था सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। लोकसभा महासचिव संसद का स्थायी पदाधिकारी होता है। लोकसभा का जो महासचिव होता है वो संसद का स्थायी पदाधिकारी होता है। आगे अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो यह 60 वर्ष की आयु तक इस पद पर कार्य कर सकता है। 60 वर्ष तक इस पद पर रह सकता है, उसके बाद इसको रिटायरमेंट मिल जाता है। आगे बात करते हैं। यह लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। ये लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट करता है, उसके प्रति उत्तरदायी होता है। आगे बात कर लेते हैं इनके कार्यों की। लोकसभा महासचिव लोकसभा सचिवालय के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों के प्रमुख होते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष को सलाह देते हैं और अध्यक्ष के नाम से आदेश पारित करते हैं। उनके मुख्य कार्यों में राष्ट्रपति की ओर से सदस्यों को संसद सत्र में बुलाना, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधेयकों को प्रमाणित करना और सचिवालय के सभी कार्यों का कुशल प्रबंधन करना शामिल है। ये इनके कुछ कार्य हैं जो महासचिव होते हैं। उम्मीद है बात एकदम से क्लियर हो रही होगी। तो ये कितनी अवधि तक अपना पद धारण करते हैं? 60 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। जब से भी ये नियुक्त किए जाते हैं तब से लेकर 60 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष के प्रति ये लोग उत्तरदायी होते हैं। तो आज जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं ये एज ए नॉलेज के आधार पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महासचिव से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलता है। अध्यक्ष और सभापति से क्वेश्चन पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे मैं बात करता हूँ संसद के सत्र की। संसद के जो सेशन होते हैं तो उनकी मैं बात कर लेता हूँ। संसद में कितने सेशन होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं आगे। तो संसद के सेशन अगर मैं बात करूं मोस्टली 3 प्रकार के संसद में सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिनमें पहला होता है बजट सत्र,
दूसरा होता है मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। 1 मिनट साथियों।